बच्चों, आज मैं फिर आई हूँ अगस्त मंथ के सिलेबस के साथ। अगस्त मंथ में हम जहाँ तक पहले हमने देखा था कि पार्ट 9 तक हमने अपना पार्ट पूरा कर लिया था। अब इस बार हम फिर पार्ट 10 में देखेंगे। देखते हैं पार्ट 10 को। पार्ट 10 प्राकृतिक व्यायाम, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यह पाठ में उन्होंने हमें कसरत के महत्व के बारे में बताया है। यहाँ पर गांधी जी ने इस बात को जोर दिया है कि प्राकृतिक व्यायाम हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में बताया गया है कि मनुष्य के लिए जिस प्रकार हवा, पानी और अन्न की ज़रूरत होती है, व्यायाम की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। कसरत के बिना मनुष्य वर्षों तक जीवित तो रह सकता है, लेकिन वह एक स्वस्थ निरोग जीवन नहीं जी सकता है। यहाँ पर इस बात पे जोर देते हुए महात्मा गांधी ने हमें बताया है कि अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखना है तो उसके लिए कसरत बहुत आवश्यक है। कसरत भी ऐसी होनी चाहिए जो शरीर के साथ साथ मन का भी कसरत हो। यहाँ पर देखिए, जैसे भोजन हाड़ और मांस के लिए ही नहीं, मन के लिए भी आवश्यक है, वैसे ही कसरत शरीर के लिए ही नहीं, मन के लिए भी होनी चाहिए। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार हम भोजन करते हैं उसका वह हाड़ और मांस के लिए, हाड़ यहाँ पर हड्डियों के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार यह मन के लिए भोजन भी आवश्यक होता है। उसी प्रकार कसरत ऐसी होनी चाहिए जो हमारे शरीर और मन दोनों के लिए हो। यहाँ पर शारीरिक कसरत ना करने से शरीर रोगी रहता है और मन की कसरत ना होने से भी वह शिथिल रहता है, मतलब वह शांत पड़ जाता है। मूर्खता को एक तरह का रोग समझना चाहिए। यहाँ पर महात्मा गांधी बताते हैं कि मूर्खता भी एक तरह का रोग है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर कुश्ती या पहलवानी में काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर उसे किसी बातों की समझ नहीं है तो उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर एक अंग्रेजी कहावत के द्वारा महात्मा गांधी ने हमें समझाना चाहा है कि निरोग वही मनुष्य है जिसके निरोग शरीर में निरोग मन का निवास है। यहाँ पर उन्होंने यह जोर देते हुए बताया है कि मन के साथ साथ शरीर के साथ साथ मन का स्वस्थ रहना आवश्यक है। यहाँ पर वह बताते हैं कि प्रकृति ने तो हमारे लिए व्यायाम के कई प्रबंध किए हैं, जिसमें उन्होंने वह किसानों की प्रशंसा करते हुए बताया है। वह बताते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ किसानों की बहुत अधिक संख्या है। वह किसानों के महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किसान एक ऐसा व्यक्ति होता है जो 8-10 घंटे से भी अधिक मेहनत करता है, कसरत करता है, और यह कसरत केवल उसके शरीर की ही नहीं होती, उसकी मानसिक व्यायाम की भी होती है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने किसान के काम को एक अच्छा कसरत बताया है। वह बोलते हैं कि किसान हर तरह का काम करता है, मतलब वह शरीर से भी स्वस्थ रहता है और मन से भी स्वस्थ रहता है। यहाँ पर वह बताते हैं कि उसे अपने काम में हर तरह की जानकारी होती है, क्योंकि अगर वह मूर्ख रहेगा तो उसे फसल कब काटना है, फसल कब लगाना है, कब उसे पानी डालना है, इसके सही तरीके का ज्ञान नहीं हो सकेगा। इसलिए महात्मा गांधी किसान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उसे अपने कार्य में हर तरह की जानकारी होती है, चाहे वो मिट्टी की पहचान करनी हो, ऋतु का परिवर्तन की पहचान करनी हो, यह सारे कामों को किसान भली भांति प्रकार से जानता है। वह बताते हैं कि रात में चंद्रमा, सूर्य और तारों की गति को देखकर वह पहचान जाते हैं कि उसे किस समय कौन सा कार्य करना है। किसान ही यह बता सकेगा कि अमुक बीज, यहाँ पर किसान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किसान ही यह हमें बता सकता है कि कौन सा बीज उसे कब लगाना है और किस मंथ में लगाना है, किस महीने में लगाना है, उसे कब काटना है, कब बोना है, उसमें कब दवाइयाँ छिड़कनी है। मतलब वह अपने हर कार्य में वो बिल्कुल निपुण होता है। ऐसी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को अपने काम में नहीं होती। वहाँ पर बताते हुए कहते हैं कि अगर उस किसान के पास कोई बड़ा व्यापारी भी आता है तो वह मूर्ख ही साबित होगा, क्योंकि अपने व्यापारी को अपने काम में जितनी जानकारी नहीं होती, उससे कहीं अधिक किसान को होती है।
लेखक महात्मा गांधी ने यहाँ तक किसान के बारे में बताते हुए कहा है, किसान के अब दूसरे लोगों से तुलना करते हुए कहते हैं कि अब आप लोगों ने यह समझ गए होंगे कि जिस प्रकार किसान का काम मेहनती है, जिस तरह वह अपने काम में मेहनत करता है और सारा दिन अपने काम में लगा रहता है, वह दूसरे अगर उसकी तुलना करें तो उस हिसाब से वह काम नहीं करते हैं। यहाँ पर बताते हैं कि हमारा रहन सहन किसान के रहन सहन से जितना ही भिन्न होगा, हम उतनी ही अधिक रोगी भी होंगे। यहाँ पर बताते हैं कि अगर हम किसान की तरह कार्य करते हैं, जिस तरह किसान अपने कार्य में हर समय लगा रहता है, अगर हम भी उसी तरह लगे रहें तो हम भी निरोगी रहें। लेकिन अगर जितना हम उनके काम करने के ढंग से दूर जाएंगे, हम उतने ही रोग की तरफ बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर महात्मा गांधी कहते हैं कि मनुष्य को 8-10 घंटे शारीरिक श्रम करना आवश्यक होता है, तभी वह एक निरोगी रह सकता है। यहाँ पर बताते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि व्यापारी आदि को भी मानसिक व्यायाम करने का अवसर मिलता है। यहाँ पर व्यापारियों से उनकी किसानों की तुलना करते हुए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जिस प्रकार किसान अपने काम में लगा रहता है, उसी प्रकार व्यापारी भी अपने काम में लगा रहता है, लेकिन उसका एकांगी कसरत होता है, मतलब केवल उसका ज़्यादातर काम मानसिक काम होता है और वह शारीरिक काम वैसा नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह रोगी हो जाता है। इन्हें भाव ताव की खबर रहती है, माल की खपत करना खूब जानते हैं, परंतु इस काम में मानसिक शक्ति पर पूरा जोर नहीं पड़ता और न इस धंधे में शरीर की ही अधिक मेहनत पड़ती है। मतलब वह बताते हैं कि उनका केवल मानसिक काम होता है, शारीरिक काम नहीं होता है, मतलब वह एकांगी काम है, एक तरफा काम है। फिर यहाँ पर बताते हुए अगले पंक्ति में कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, जो खेल से संबंधित हैं, उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह मानसिक श्रम तो करते हैं। उनके बारे में बताया गया है कि उनका मत है कि वार्षिक उत्सवों पर भिन्न भिन्न खेल खेलने चाहिए। अगर कोई त्यौहार आता है तो वह बताते हैं कि इसको हमें भिन्न भिन्न खेलों के द्वारा सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको उत्सव को मनाना चाहिए। मानसिक श्रम के लिए ही ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिसमें अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता ना पड़े। यहाँ पर थोड़ा लाइन उल्टा हो गया है। यहाँ पर बताना चाह रहा है कि हमें ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जिस पर हमारा मानसिक जोर पड़े, ताकि उसे हमें सोचने में, समझने में अपना दिमाग का कसरत करना पड़े। एक और की बात हुई, अब उसकी जांच होनी चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि ऐसे खेलों से शरीर की कसरत हो जाती है, पर ऐसी कसरतों से मनुष्य का मन नहीं सुधरता। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम पढ़ते लिखते हैं तो वह केवल फिर हमारा मानसिक होता है, शारीरिक नहीं होता है। खिलाड़ियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि खिलाड़ी भी हैं जो अपना शारीरिक काम करते हैं, अपना बल देते हैं, जिसके वजह से उनका शारीरिक विकास तो ठीक होता है, लेकिन मानसिक वगैरह सही तरीके से नहीं हो पाता है। फिर अगले पंक्ति में बताया गया है कि हमारे भारतीय विद्यमान लोगों को मार्ग निराला ही है, क्योंकि वह उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह शरीर की कसरत तो बिल्कुल नहीं करते हैं, और इसी वजह से हम उन्हें असमय खो बैठते हैं। यहाँ पर उन बुद्धिमान लोगों के बारे में बताया गया है कि उनका ज़्यादातर काम मानसिक काम होता है, शारीरिक काम नहीं होता है, और इस वजह से वह बीमार पड़ जाते हैं और इस वजह से असमय उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर उसके बाद अगले पंक्ति में हमें बताया गया है, जिस कसरत से मन और शरीर दोनों का सुधार साथ साथ और हरदम होता रहे, वही कसरत अच्छी है। हमें बताया गया है कि शरीर के साथ साथ मानसिक अगर हमारा कसरत होता रहेगा तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। यहाँ पर अगले पंक्ति में लेखक बताते हैं कि जमीन का काम करने की कसरत के अतिरिक्त सर्वोत्तम कसरत चलना है। वह बोलते हैं कि जमीन में काम करने के अलावा यहाँ पर सबसे अच्छा कसरत वह चलने को मानते हैं। वह कहते हैं कि यह कसरतों की रानी है। चलने से शरीर के प्रत्येक भाग में खून तेजी से दौड़ा करता है, प्रत्येक अंग में हलचल पैदा होती है। वह चलने को सबसे अच्छा व्यायाम मानते हैं। वह कहते हैं कि इससे हमारे पूरे शरीर की कसरत होती है, इसलिए वह जोर देते हैं कि हमें कम से कम हर दिन यहाँ पर हमें चलना चाहिए, जिससे हमारे पूरे शरीर का विकास होता रहे। वह कहते हैं इसके लिए अगर हम चलते हैं तो हमें सुबह की ताज़ी हवा मिलती है, उसके अलावा हमारे शरीर का जो
रक्त का संचार होता है वह सही तरीके से हो पाता है। उसके अलावा हम बाहर के खूबसूरती को, प्राकृतिक जो दृश्य हैं उसे हम देख पाते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें कम से कम हम अगर हर रोज़ नहीं चल पाते हैं तो कम से कम हमें सप्ताह में एक दिन, मतलब हर रविवार के दिन हमें खूब चलना चाहिए ताकि हमारा शरीर का सही तरीके से विकास हो सके। इस तरह से ये पाठ हमारा पाठ 10 समाप्त होता है। आप इसके चित्र और इसके शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तरों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ।